पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम में परंपरावाद में आदर्शवाद और यथार्थवाद को पढ़ चुके हैं, जो कि आदर्शवाद के जन्मदाता थे वुडरो विल्सन और यथार्थवाद के जो जन्मदाता थे वो थे मॉर्गेंथो, हैंस जे मॉर्गेंथो, जिनकी पुस्तक का नाम था द पॉलिटिकल अमंग नेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम में व्यवहारवादी उपागम। ठीक है ना, देखो व्यवहारवादी उपागम है, इसका जो जन्म है वो द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड विश्व युद्ध के बाद हुआ। कब? विश्व युद्ध के बाद इसका जन्म हुआ। ठीक है ना, व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप ही अधिकांश विद्वानों ने व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांतों का? व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का किया? व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवहारवादी जो है वो प्रतिमान मॉडल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, यानी मॉडल बिल्डिंग या प्रतिमान निर्माण। कौन सा? प्रतिमान निर्माण। जो प्रतिमान निर्माण है इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं या बल देते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो व्यवहारवादी राजनीति व्यवहार के अध्ययन में राजनीति की जो संरचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं आदि के बारे में है, वो क्या करते हैं? वैज्ञानिक व्याख्या करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? यानी वैज्ञानिक जो व्याख्याएं हैं उनका जो विकास करना चाहते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हैं। व्यवहारवादी उपागम के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार के सिद्धांतों का विकास हुआ। ठीक है ना, एवं उनमें निर्माण भी हुआ। जैसे निर्णय निर्माण सिद्धांत है, संचार सिद्धांत है, व्यवस्था सिद्धांत है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं व्यवहारवादी में व्यवस्था सिद्धांत। कौन सा? व्यवस्था सिद्धांत। क्या है व्यवस्था सिद्धांत? ये देखते हैं। व्यवस्था सिद्धांत यानी व्यवस्था, नाम से ही स्पष्ट है भाई। व्यवस्था है, जो व्यवस्था सिद्धांत है ये किसकी देन है? पहली बात तो व्यवहारवादी क्रांति की देन है। किसकी? व्यवहारवादी क्रांति की देन है। किसकी देन है? व्यवहारवादी क्रांति की देन है। एक नंबर बात स्पष्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन तभी किया जा सकता जबकि इसको, जो राजनीति है, इसको क्या समझा जाए? एक व्यवस्था के रूप में देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसको हम व्यवस्था के रूप में देखेंगे तभी इसको समझ सकते हैं। तो क्या देखें? व्यवस्था यानी एक सिस्टम के रूप में देखें। ठीक है ना, देखो इसके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो धारणा है, इसकी कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम था डब्ल्यू थॉमसन। कौन था? डब्ल्यू थॉमसन। हिंदी में लिख देता हूं, थॉमसन। डब्ल्यू थॉमसन है वो, इन्होंने इनकी कल्पना की थी। ठीक है ना भाई, इन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था के 3 प्रयोग बताए हैं। कितने प्रयोग बताए हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 प्रयोग बताए हैं। किसने? थॉमसन ने। वे 3 प्रयोग कौन से हैं? देखो, नंबर एक है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का क्या? ऐसा विन्यास। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। क्या? क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। क्या पहचानी जा सकती है? क्रियाएं। ठीक है ना, तो ये तो था एक।
ठीक है ना। ये पहला प्रयोग हो गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिनको परस्पर क्रिया के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। एक नंबर हो गया। नंबर दो नंबर है कि विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप, विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप, विन्यास का स्वरूप, ऐसा विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप जो राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। किसके? राज्य के व्यवहार के, व्यवहार की व्याख्या करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है क्या? विन्यास को। ठीक है ना। तीसरी बात है, मतलब तीसरा जो अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की परिविधियों के प्रयोग की व्यवस्था कहते हैं। परिविधियों के प्रयोग की व्यवस्था। तो ये थॉमसन ने 3 अर्थ बताए हैं। तो 3 अर्थ कौन कौन से हैं? कि पहले अर्थ में व्यवस्था का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता, क्या? अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। क्या? अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। दूसरा जो अर्थ है व्यवस्था का कि विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप ही राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाए। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाए? किसमें? राज्य के व्यवहार की व्याख्या करने में। तीसरा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की परिविधियों के प्रयोग की व्यवस्था की जाए। विशेष प्रकार की परिविधियों की, कौन सी? विशेष प्रकार की परिविधियों की व्यवस्था की जाए। तो ये 3 जो अर्थ है प्रयोग में लिए थे। देखो फिर आता है मार्टिन कापलान। मार्टिन केपलान ने व्यवस्था सिद्धांत की अलग परिभाषा दी है। मार्टिन केपलान ने एक पुस्तक लिखी, सिस्टम अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसकी एक पुस्तक है सिस्टम अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है मार्टिन केपलान की। तो मार्टिन केपलान ने अपने व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग है वो सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में किया था। यह पुस्तक 1975 में लिखी थी मार्टिन केपलान ने। कब? 1975 में लिखी थी। ठीक है ना। केपलान ने जो प्रतिमान बताए थे उनका अध्ययन इस प्रकार से है। देखो एक बार मिटा देता हूं। तो हम किसका पढ़ रहे हैं? मार्टिन ए केपलान। और मार्टिन ए केपलान की पुस्तक का नाम है सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
ये पुस्तक कब लिखी? पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी 1975 में। कब? 1975 में। किसने? मार्टिन ए केपलान ने। तो देखो मार्टिन केपलान ने निम्न प्रकार के प्रतिमान बताए। देखो नंबर 1 कौन सा प्रतिमान? नंबर 1 है शक्ति संतुलन मॉडल। ये इसके केपलान के बताए हुए हैं कि शक्ति संतुलन मॉडल, शक्ति संतुलन मॉडल व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है? पहला है शक्ति संतुलन मॉडल। देखो शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं व 19वीं सदी में पश्चिमी देशों में प्रचलित शक्ति संतुलन की ओर संकेत करता है। कब की? 18वीं व 19वीं 18वीं व 19वीं सदी के पश्चिमी देशों। कौन से देशों में? पश्चिमी देशों। पश्चिमी देशों में जो शक्ति संतुलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए थे उनके बारे में बताया गया है। तो मार्टिन केपलान ने शक्ति संतुलन मॉडल में 2 प्रकार के कार्यकर्ताओं की चर्चा करता है। नंबर 1 तो है आवश्यक कार्यकर्ता। आवश्यक कार्यकर्ता गुरुजी के ही अभी बताशा आवश्यक कार्यकर्ता। एक है अन्य लघु कार्यकर्ता। दूसरा कौन सा है? अन्य लघु। लघु यानी छोटा होता है और कार्यकर्ता यानी अन्य लघु का मतलब है छोटे छोटे देश। कौन से? छोटे छोटे देश। ये 2 प्रकार के कार्यकर्ताओं की बात करता है। कौन? मार्टिन केपलान। और किस में? शक्ति संतुलन में। देखो इसके अंतर्गत जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन 5 देशों को मानता है। यूएसए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, इनको आवश्यक कार्यकर्ता के रूप में माना। किसने? मार्टिन केपलान ने। इसके अलावा जो छोटे छोटे देश हैं वो बच गए। वो कौन से? अन्य लघु कार्यकर्ता। ठीक है ना। तो केपलान के मतानुसार शक्ति संतुलन मॉडल के 6 महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक। शक्ति मॉडल के कितने नियम बताए हैं? शक्ति संतुलन मॉडल के शक्ति संतुलन। केपलान ने शक्ति संतुलन मॉडल के 6 जो है वो नियम बताए। कितने? 6 नियम। कितने नियम बताए? 6 नियम बताए हैं और इनका पालन करना भी आवश्यक है। पालन आवश्यक। ठीक है। 6 नियम बताए हैं और इनका पालन करना भी क्या है? आवश्यक है। वो 6 नियम कौन से हैं? देखो नंबर 1 प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ताओं में अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक जो आवश्यक कार्यकर्ता है उसे अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। किसमें? क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। क्या? वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 1 प्रत्येक जो आवश्यक कार्यकर्ता है उसको अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 2 प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकर्ता का जो मुख्य दायित्व है यह है कि अपने हितों की सुरक्षा को महत्व ज्यादा दे। अपने हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता। 2 बातें हो गई। ठीक है ना। पहली बात में प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपने हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। अगली बात है कि यदि भाई युद्ध हो जाए
तो ऐसी परिस्थिति में जो विरोधी है उसे समाप्त करने के बजाय, यानी उसका सर्वनाश करने के बजाय क्या करना चाहिए? युद्ध बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? युद्ध बंद कर देना चाहिए, ठीक है। 3 बातें। नंबर 4, उस संगठन का राष्ट्र का पूर्ण रूप से विरोध किया जाना चाहिए जो व्यवस्था में सर्वाधिक शक्ति हासिल कर सर्वप्रधानता की स्थिति पर पहुंचना चाहता है। यानी जो शक्ति प्राप्त करके यानी सबसे ऊंचा सर्वप्रधानता को प्राप्त करना चाहता है। सर्वप्रधानता को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। अगला है नंबर 5। भाई नंबर 5 कहता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं या ऐसे कर्ताओं का विरोध करना भी जरूरी है जो राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं या करने वाले सिद्धांतों या संगठनों का आस्था रखते हैं, ठीक है ना। यानी राष्ट्र की सीमा में का अतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं। ऐसे राष्ट्रों का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। छठी बात है, देखो छठी बात है कि भाई किसी भी पराजित राष्ट्र की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्र हार गया हो, यानी किसी भी पराजित राष्ट्र की व्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। पराजित जो राष्ट्र है उसको वापिस प्रवेश मिलना चाहिए। ये क्या है? 6 नंबर की विशेषता या प्रतिमान। 6 नंबर में क्या है कि किसी भी पराजित राष्ट्र को व्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये थे मार्टन केपलान, थे उनके प्रतिमान, ठीक है। मार्टन केपलान ने शक्ति संतुलन की व्यवस्था के बदले हुए रूप को 2 ध्रुव में बांटा। वो 2 ध्रुव कौन से हैं? एक तो है शिथिल ध्रुव, द्विध्रुव, मॉडल। दूसरा है कठोर या इसको दृढ़ बोल सकते हो, द्विध्रुव मॉडल। ये 2 ध्रुव यानी द्विध्रुव मॉडल है, वो 2 प्रकार के मॉडल बताए हैं, ठीक है ना। तो एक तो है शिथिल द्विध्रुव मॉडल, दूसरा है कठोर द्विध्रुव मॉडल, ठीक है। अब देखो आगे, देखो इसके अंदर क्या है, शिथिल द्विध्रुव और कठोर द्विध्रुव में आगे इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। देखो शिथिल द्विध्रुव, देखो यानी इसके अंदर जो शक्ति संतुलन मॉडल की जो कामयाबी है वो द्विध्रुवीय व्यवस्था शिशु के रूप में उभर कर आती है ना। कहने का मतलब है कि शक्ति संतुलन की जो कामयाबी है वो द्विध्रुवीय व्यवस्था शिशु के रूप में उभर कर आती है, जिसमें 2 भिन्न मॉडल आते हैं, एक तो स्थिर और कठोर, ठीक है ना। आगे कठोर द्विध्रुवीय का मतलब है, यानी स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा है वो है विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। क्या है? विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।
विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसका मतलब है कि ये मॉडल तभी संभव होता है जब शिथिल द्विध्रुवीय प्रतिमान के आवशेष जो कार्य करता है उनका कार्य का विस्तार हो। किसका? जो आवश्यक कार्य करता है उनका विस्तार हो। किसका? आवश्यक कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का जो है वो उनका विस्तार होना चाहिए। जो आवश्यक कार्य करता है उनका विस्तार होना चाहिए। ठीक है। इसमें राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए परराष्ट्रीय कर्ता के माध्यम पर निर्भर रहता। किस पर? राष्ट्रीय कर्ता पर निर्भर रहना पड़ता और सभी रहते हैं। एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होता है। तीसरा 2 नंबर हो गया। ये 2 नंबर था, ये 1 नंबर था, ये दोनों मिला के ये एक ही है, ये 2 नंबर। अब देखते हैं तीसरा, सोपानीय श्रेणीबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। कौन सी? सोपानीय या श्रेणीबद्ध, सोपानीय या श्रेणीबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय प्रतिबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है कि भाई इस मॉडल की नींव तभी रखी जाएगी जब महाशक्ति विजय या फिर संधि द्वारा संपूर्ण राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में लाती है। यानी इसमें है वो तब ही नींव रखी जाएगी इसकी जब कोई महाशक्ति, जैसे अमेरिका, महाशक्ति विजय या फिर संधि के द्वारा, एक तो या तो जीतकर या संधि के द्वारा अपना नियंत्रण रख लेती है उस पर। इस प्रकार के मॉडल में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक निर्देशात्मक व्यवस्था, नंबर 1 निर्देशात्मक कौन सी है? निर्देशात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये क्या है? निर्देशात्मक व्यवस्था। दूसरी है अनिर्देशात्मक व्यवस्था। दूसरी क्या है? अनिर्देशात्मक व्यवस्था। ये 2 प्रकार की व्यवस्था किसमें? सोपानीय या श्रेणीबद्ध में। श्रेणी का मतलब है वैसे श्रेणी टू पीढ़ी दर सीढ़ी, है ना। तो भाई निर्देशात्मक का मतलब क्या? निर्देशात्मक का मतलब कि किसी निरंकुश राज्य, जैसे किसी राष्ट्रीय कर्ता द्वारा की गई व्यवस्था विजय के कारण स्थापित हुई। यानी जैसे नाजी व्यवस्था के समान किसी निरंकुश राज्य, कौन? कोई निरंकुश राज्य द्वारा, किसके द्वारा? निरंकुश राज्य द्वारा, जैसे कि किसी राष्ट्रीय कर्ता द्वारा की गई विश्व विजय के कारण स्थापित हुई हो। की गई विश्व, जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे हिटलर की जो सेना थी वो इसी प्रकार से विजय प्राप्त की थी। दूसरा है अनिर्देशित। निर्देशित तो वो हो गया जिनके निर्देश के अनुसार, यानी जो निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित करके विश्व में विजय स्थापित की जाए। जैसे हिटलर की सेना, जो नाजी सेना थी हिटलर की। अनिर्देशित का मतलब है कि ये व्यवस्था प्रजातांत्रिक देशों में जो राजनीतिक नियमों पर आधारित है। कौन से देशों में? लोकतांत्रिक देशों में। लोकतांत्रिक देशों में जो है राजनीतिक नियमों पर आधारित है ना। ये व्यवस्था काफी स्थायित्व लाती है। यानी ये व्यवस्था है वो स्थायी व्यवस्था है। तो ये हो गई मार्टिन कैपलान की 3 बातें। इसके अलावा है इकाई विट्टो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। कौन सी? नंबर 4 इकाई विट्टो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।
व्यवस्था। ओके गुरु जी अइया है कि भाई इस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए थे कि इस क्षेत्र में कि अंतिम अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान है वो बहुध्रुवीय धारणा ही हो सकती है। अंतिम और सबसे अंत में कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय यानी द्विध्रुवीय व्यवस्था वर्तमान में यानी थी पहले, अब तो खैर एकल ध्रुवीय है क्योंकि अब तो हम पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का ही राज है। पहले शीत युद्ध के समय द्विध्रुवीय व्यवस्था थी तो उसको खत्म करके एक ध्रुवीय कर दी। वर्तमान का जो यानी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है, जो इकाई मॉडल, कौन सा? इकाई मॉडल का मानना है कि जो वर्तमान की जो व्यवस्था है वो किसके आधार पर होनी चाहिए? यानी बहुध्रुवीय धारणा के आधार पर दृष्टिगोचर होनी चाहिए। ये अंतिम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान है। क्या है? अंतिम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान क्या है कि जो व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए? बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिमान मॉडल अर्थात व्यवस्था सिद्धांत, जिसमें मार्टिन केपलन का देन पढ़ लिया हमने। ठीक है ना? किसका? मार्टिन केपलन का। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो व्यवस्था सिद्धांत है इसमें दो वैज्ञानिक यानी दो राजनीतिज्ञ का नाम मुख्य रूप से आता है, मार्टिन केपलन और दूसरा है थॉमसन। और हमने पढ़ा मार्टिन केपलन के सिद्धांत के बारे में। इसमें अन्य प्रकार के जैसे विचारक भी आते हैं, जैसे जेम्स रोजेनाउ एक, ठीक है। बोल्डिंग, कौन? बोल्डिंग भी इसके अंदर इसी व्यवस्था सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। मैकक्लीलैंड भी है भाई इसका। इसके अलावा जॉर्ज लिस्का भी इसका जो है वो प्रवर्तक माना। इसके जैसे ओथर ली बंस ये भी इसका क्या है? प्रवर्तक नहीं, वो समर्थक है। तो ये हो गया हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरा सिद्धांत। और अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे खेल सिद्धांत। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो को नहीं करो, मन बेरो यह थे। जय हिंद, जय भारत।